आज मैं BA 4th सेमेस्टर समाजशास्त्र का सेकंड चैप्टर अपराध लेकर आई हूँ। इसके कुछ प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, अपराध के अर्थ एवं परिभाषा बताइए, उसके बारे में जानते हैं। आंसर है उत्तर, प्रत्येक समाज अपनी सामाजिक संरचना और व्यवस्था को बनाए रखने एवं ठीक प्रकार से चलने के लिए कुछ नियम, प्रथाओं एवं सामाजिक मानदंडों को विकसित करता है। इनमें से कुछ के विपरीत आचरण करने पर निंदा की जाती है तथा समाज के विरुद्ध कार्य किए जाने वाले को अपराधी कहते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को समाज में नियम संतुलन बना रहे, नियंत्रण बना रहे, उसके लिए अच्छे से संतुलित ढंग से समाज हमारा चले, उसके लिए नियम, प्रथाएं और सामाजिक मानदंड बनाए जाते हैं जिसके अनुसार समाज चलता है और सबको कार्य, समाज में रहने वालों को उसी के अनुसार कार्य और व्यवहार करना पड़ता है। इसके विपरीत जो व्यवहार आचरण करता है उसको अपराध माना जाता है। उनकी बुराई होती है, निंदा मतलब उनकी बुराई होती है और उसको अपराध की श्रेणी में माना जाता है। इसी विषय में आइए परिभाषा देख लेते हैं। पहला परिभाषा है एलियट एवं मेरिल के अनुसार, समाज विरोधी व्यवहार जो कि समूह द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिसके लिए समूह दंड निर्धारित करता है, अपराध के रूप में परिभाषित किया जाता है। इलियट एवं मेरिल का कहना है कि समाज विरोधी व्यवहार समूह द्वारा स्वीकार किया जाता है, यानी समाज तय करता है कि कौन सा व्यवहार समाज के लिए उचित है, कौन सा अनुचित है, कौन से व्यवहार को अपराध ठहराते हैं, तो ये समाज तय करता है। इसका मानदंड भी समूह द्वारा यानी समाज द्वारा ही तय किया जाता है कि किस तरह के अपराध के लिए कौन सा दंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दूसरा, क्लिनार्ड के अनुसार अपराध को सामाजिक नियमों से विचलन मानते हैं। इनका कहना है कि अपराध जो होता है सामाजिक नियम यानी जो समाज में नियम और प्रथाएं बनाई गई हैं उसके विपरीत कार्य जो करते हैं उसको विचलन कहते हैं। तीसरा, डॉक्टर हैकरवाल के अनुसार सामाजिक दृष्टि से अपराध व्यक्ति का ऐसा व्यवहार है जो उन मानव संबंधों की व्यवस्था में बाधा डालता है जिन्हें समाज अपने अस्तित्व के लिए प्राथमिक दशा के रूप में स्वीकार करता है। हैकरवाल का कहना है कि जो सामाजिक दृष्टिकोण से जो अपराध जिसको कहा जाता है यानी जो मानव संबंधों में बाधा डालता है, बाधा मतलब जो प्रतिमान बने हुए हैं, जो प्रथाएं बने हुए हैं उनको तोड़ता है या उनके विरुद्ध कार्य करता है जिससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसको अपराध माना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपराध की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? अपराध की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, अपराध एक मानव व्यवहार का ही प्रतिरूप होता है, यानी जो अपराध होता है मानव द्वारा ही किए गए कार्य का वो रूप होता है, यानी मानव द्वारा ही जो भी कार्य किया जाता है अगर वो समाज के विरुद्ध कार्य करते हैं तो उसको अपराध माना जाता है। दूसरा, अपराधी व्यवहार पापपूर्ण तथा गैर पापपूर्ण दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, यानी एक इरादतन अपराध किया जाता है, गैर इरादतन यानी हमारा कोई इरादा नहीं है लेकिन अपराध हो जाता है, एक जानबूझ के किया जाता है। तीसरा, व्यक्ति का कौन सा व्यवहार अपराध है या नहीं का निर्धारण सदैव स्थान और समय के कानून के आधार पर होता है। जिससे इसमें कहने का मतलब है कि व्यक्ति जो कार्य किया है वो अपराध है कि नहीं है, ये स्थान, समय और कानून तय करता है। स्थान जैसे कि अगर किसी की भी हत्या करे कोई तो हत्या के लिए अपराध माना जाता है और इसके लिए दंड होता है, आजीवन कारावास या फांसी दी जाती है। लेकिन अगर एक सैनिक बॉर्डर पे दुश्मन का हत्या कर दे तो उसे उन्हें शाबाशी और मेडल दिया जाता है, और यही एक आदमी अगर किसी व्यक्ति की हत्या कर दे तो उसे अपराध की कैटेगरी में मानकर उन्हें सज़ा दी जाती है। ये स्थान हो गया। समय से कहने का मतलब है कि समय जैसे पहले सती प्रथा, सती होना अच्छा माना जाता था कि अगर कोई महिला अपने पति के लिए सती हो जाती थी तो इसको बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन अब इसी को यानी समय बदल गया है, समय के अनुसार अब इसी को एक दंडनीय अपराध माना जाता है। नंबर 4, प्रत्येक अपराधी व्यवहार के लिए समाज एवं राज्य की ओर से दंड विधान रहता है, यानी
प्रत्येक अपराधी व्यवहार जो गलत कार्य करते हैं, अपराध करते हैं, चोरी छिनैती, लूट मार और हत्या करना, किडनैपिंग करना, इस तरह के अपराधों के लिए समाज और राज्य में कानून तय होता है कि किस अपराध के लिए कौन सा दंड दिया जाए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपराध के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? अपराध के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है भौतिक कारण। भौतिक कारण मतलब जैसे देखा जाता है, कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बलात्कार अधिक होते हैं और जो गर्म क्षेत्र होते हैं वहाँ संपत्ति के लिए अधिक मारपीट होता है। तो उन्होंने इस तरह माना है कि भौतिक कारण भी होता है, यानी हमारे जलवायु जो होते हैं, वातावरण होते हैं, वो भी अपराध के लिए कहीं ना कहीं कारण होते हैं अपराध करने के लिए। दूसरा है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मतलब है कि जो हमें जन्मजात हमारे अंदर कुछ गुण होते हैं ऐसे, या हमारे माता पिता अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं तो बच्चे भी अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, उनके अंदर अपराधी गुण आ जाते हैं। तीसरा है मानसिक कारक। मानसिक कारक यानी जो मानसिक तौर पे जैसे भेदभाव हुआ हो, बहुत प्रताड़ित किया जाता हो, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुंठा उत्पन्न हो जाता है, उसके मन के अंदर धारणाएं गलत हो जाती हैं कि लोग मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं और वो अपराध करने लगते हैं। नंबर 4 शारीरिक दोष। शारीरिक दोष होता है जैसे विकलांग है, लंगड़े, लूले, अंधे हैं, वो कार्य नहीं कर सकते हैं कोई और अपने परिवार का खर्च वहन पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, तो इससे वो कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी मानते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो गलत तरीके अपनाकर अपराध करके करते हैं। नंबर 5 पारिवारिक कारण। पारिवारिक कारण, परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़े कलह से परेशान होकर आदमी ऊबकर कोई ना कोई अपराध करता है। तो इसको जैसे आजकल परिवार टूट रहे हैं, तलाक ज़्यादा हो रहे हैं, माता पिता अलग हो जा रहे हैं, तो बच्चों का परवरिश अच्छे से नहीं हो पा रहा है और बच्चे कहीं ना कहीं बच्चों पे उनके इस लड़ाई झगड़े का असर पड़ रहा है, जिससे बच्चे अपराधी प्रवृत्ति के हो रहे हैं। नंबर 6 आर्थिक कारक। आर्थिक कारक जैसे जो हमारा दैनिक आवश्यकता है उसको पूरा न कर पाना, तो आर्थिक स्थिति न अच्छा होना, खाना पानी और दवा की स्थिति में जब उनके पास आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं होती है और वो अपने परिवार का देखभाल भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, तो इसमें वो कहीं ना कहीं अपराध करते हैं। 7वां व्यवहार। व्यवहार भी अपराध के लिए होता है। हम जैसा व्यवहार करते हैं, कभी कभी हमारा व्यवहार बहुत उत्तेजक उद्वेग होता है जिसकी वजह से हम अपराध करते हैं। आदि कारण है। ये अपराध के कुछ निम्नलिखित कारण थे। आइए अब जानते हैं अपराध निरोध हेतु क्या उपाय अपनाया जाए, यानी अपराध को रोकने के लिए क्या किया जाए। तो आइए, पहला है व्यक्ति में विभिन्न शारीरिक दोष या ग्रंथि संबंधी विकार जो कुंठा का कारण बनते हैं शीघ्रता उपचार करना चाहिए। यानी जो व्यक्ति है उसमें शारीरिक दोष है, जैसे वो विकलांग है, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, या कोई भी उनको शारीरिक समस्याएं हैं, उनको दूर किया जाए, यानी उनको उनके अनुसार शारीरिक क्षमता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनके अंदर से जो कुंठापन है उसे खत्म किया जाए। दूसरा, व्यक्ति को मानसिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यानी जो व्यक्ति है उसे मानसिक तौर पे, जैसे व्यक्ति अगर मानसिक तौर पे किसी चीज़ से परेशान है तो उसकी समस्या को जानना और उसका समाधान करना। तीसरा, व्यक्ति को नैतिक शिक्षा प्रदान की जानी जाए जिससे वह पाप पुण्य भला बुरा सही गलत में भेद करना सीखे। यानी जो व्यक्ति है उसे नैतिक शिक्षा यानी नैतिक ज्ञान दिया जाए, जानकारियाँ दिया जाए कि हाँ आप ये कार्य करेंगे तो इससे पाप होता है, पुण्य होता है, या इस कार्य से किसी का भला बुरा नुकसान हो रहा है, किसी का भला हो रहा है, तो हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, इसकी शिक्षा देनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवीक्षा या प्रोबेशन क्या है? चलिए, इस प्रणाली या विधि के अंतर्गत न्यायाधीश दंडित अपराधी को जेल में भेजकर समाज अर्थात परिवार में ही कुछ शर्तें
पर रहने की आज्ञा दे देता है। इसकी समय समय पर देखभाल करने तथा उसके एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रोविजन अधिकारी की नियुक्ति भी करता है। प्रोविशन अधिकारी की नियुक्ति भी की जाती है। इससे अपराधी एक तो दंड के कलंक से बच जाता है, दूसरा उसको सामाजिक अपमान नहीं झेलना होता है। तो इसीलिए प्रोविशन या प्रवीक्षा में अपराधी को जैसे उसके अपराध, इसमें अपराध बहुत बड़े नहीं होते हैं, जघन्य नहीं होते हैं, इसमें साधारण अपराध करते हैं लोग और उन्हें वार्निंग दे के छोड़ दिया जाता है और एक अधिकारी प्रोविशन अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो समय समय पे इनकी देखरेख करे कि सही तरीके से रह रहे हैं कि नहीं, सही कार्य कर रहे हैं कि नहीं, और इन्हें ताकि ये दंड से बच जाए और ये अपने परिवार के साथ ही रह के इनको सुधारने का मौका मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आइए देखते हैं, एक परिभाषा है श्री क्रेवेन के अनुसार प्रोवेशन अपराध के विरुद्ध रक्षा की प्रथम पंक्तियां हैं। इनका कहना है क्रेवेन का कि प्रोवेशन जो अपराध के विरुद्ध रक्षा की प्रथम पंक्तियां हैं, यानी जो जाने अनजाने में जिनसे गलतियां हो जाती हैं और सुधरना चाहते हैं तो उनके लिए ये प्रथम पंक्तियां हैं। मतलब ये उनकी सुरक्षा के लिए है कि वो उनको समय दिया जाता है कि वो अपने आप को सुधार लें और दोबारा ऐसी गलतियां ना करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कानून की दृष्टि से अपराध के कितने वर्गीकरण हैं। आंसर, कानून की दृष्टि से अपराध के 2 वर्गीकरण है। पहला है साधारण अपराध। साधारण अपराध उस अपराध को कहा जाता है जिसमें दोष गंभीर नहीं होता, अतः इस प्रकार के अपराध में व्यक्ति को दंड भी साधारण दिया जाता है, जैसे जुर्माना आदि। इसमें साधारण अपराध में हो गया जैसे चोरी करना, शराब पीना या छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा करना, पॉकेट मारना, इस तरह के अपराध आते हैं और इसमें उन पे जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाता है। दूसरा जघन्य अपराध। जघन्य अपराध उस अपराध को कहते हैं जिसमें दोष बहुत ही गंभीर होता है, जैसे हत्या कर देना, बलात्कार, देशद्रोह इत्यादि। जघन्य अपराध में अपराधी को कठोर दंड दिया जाता है, जैसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेज ने अपराध के कितने वर्गीकरण किए हैं। आंसर, हेज के अनुसार अपराध के वर्गीकरण, पहला है व्यवस्था के विरुद्ध अपराध, दूसरा है संपत्ति के विरुद्ध अपराध, तीसरा है व्यक्ति के विरुद्ध। तो चलिए, पहला व्यवस्था के विरुद्ध अपराध, जैसे दंगा फसाद करना जिससे कि समाज में व्यवस्था में अशांति फैले, जैसे किसी चीज़ को लेके दंगा फसाद शुरू कर देना जिससे समाज में अव्यवस्था फैल जाती है, उसे हम व्यवस्था के विरुद्ध अपराध कहते हैं। दूसरा है संपत्ति के विरुद्ध अपराध, जैसे गबन करना, चोरी करना, डाका डालना आदि है। जैसे दूसरे की प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेना, कहीं डाका डालना, ये संपत्ति के विरुद्ध होता है अपराध। तीसरा है व्यक्ति के विरुद्ध, जैसे हत्या करना, बलात्कार करना, मारपीट करना इत्यादि। आइए अब बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं कुछ। पहला प्रश्न है, किसने अपराध के लिए दिखावा वाली संस्कृति को उत्तरदायी माना है। आंसर है टाफट। दूसरा, अपराध का बहुकारकवादी सिद्धांत किसने दिया है। सिरिल बर्ट ने। तीसरा, किसने अपराध के लिए परिस्थितियों की दशाओं को उत्तरदायी माना है। क्लिफोर्ड सा। नंबर 4, काले पानी की सजा किस सन में समाप्त की गई। सन 1956 में। क्रिमिनोलॉजी के लेखक कौन है। टाफट। अपराध संबंधी कैलेंडर किसने जारी किया था। लैकेशन ने। कानून की आत्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मॉन्टेस्क्यू। धन्यवाद।